सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ बैक वक्त खुशकिस्मती और बदकिस्मती साथ लेकर पैदा हुए। 3 बार वज़ीर आज़म बने, 2 बार 2 तिहाई अक्सरियत ली। अयूब खान के बाद तमाम बड़े मंसूबे इनके दौर में मुकम्मल हुए। एटमी ताकत से सी पैक तक पाकिस्तान की ज़्यादातर अचीवमेंट्स के पीछे नवाज शरीफ है। लेकिन आप इनकी बदकिस्मती देखें, इनकी ज़िंदगी में 3 ही मकाम है: वज़ारत उज़्मा, अदालतें और जिला वतनी। ये वज़ीर आज़म हाउस आते हैं, निकाले जाते हैं, जेल और अदालतें भुगतते हैं और फिर बाहर भिजवा दिए जाते हैं। अल्लाह ताला को ना जाने कौन सी इस शख्स की अदा पसंद है कि अपनी मर्ज़ी का मुकद्दर लिखवा कर दुनिया में आ गया, और अल्लाह ताला को ना जाने इसकी कौन सी आदत बुरी लगती है। ये हर बार ग्रेग ट्रेजिडी का शिकार होकर ख़ानदान समेत सड़कों, अदालतों और जेलों में रुल जाते हैं। अल्लाह ताला को वैसे तो किसी अनायत के लिए कोई जवाज़ नहीं चाहिए होता, मगर मैं इसके बावजूद महसूस करता हूँ नवाज शरीफ की 2 खूबियाँ शायद अल्लाह ताला को पसंद होंगी। ये दूसरों को इज़्ज़त देते हैं। ये जेल में थे, ये बीमार हुए, मैं हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बना दिया। बोर्ड में मेरा एक जानने वाला डॉक्टर भी शामिल था। ये PTI और इमरान खान का टाइगर था और ये शरीफ बरादरान से नफ़रत करता था। ये 3 बार जेल में मियाँ नवाज शरीफ से मिला और इनका दीवाना हो गया। उसने मुझे बताया नवाज शरीफ के कमरे में एक चारपाई और प्लास्टिक की एक कुर्सी थी। मैं जब भी मुआयने के लिए गया, इस शख्स ने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया। जेल का अमला जब तक मेरे लिए कुर्सी का बंदोबस्त नहीं करता था, ये बीमार होने के बावजूद खड़े रहते थे। डिहाइड्रेशन इनके चेहरे और होंठों से नज़र आती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ये हर बार कहते थे मैं अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ, और मुआयने के बाद ये मुझे दरवाज़े तक छोड़ कर आते थे, गर्म जोशी से हाथ मिलाते थे और कहते थे मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे आज तक सियासतदान तो दूर, किसी ब्यूरोक्रेट ने भी ये इज़्ज़त नहीं दी। डॉक्टर की बात दुरुस्त थी, नवाज शरीफ अपने मुलाजमीन को भी साहिब कह कर बुलाते हैं। दूसरा वाक़या सुपरिटेंडेंट जेल का था। 11 सितंबर 2018 को बेगम कलसूम नवाज़ का आखिरी दिन था। मियाँ नवाज शरीफ की पेशी थी। ये वापसी पर बहुत फ़िक्रमंद थे। उन्होंने उस दिन पहली बार जेलर से कहा, सुपरिटेंडेंट साहब, मेरी बीवी अलील है, मैं सिर्फ खैरियत मालूम करना चाहता हूँ। आप मुझे चंद मिनटों के लिए फ़ोन करने की इजाज़त दे दें। सुपरिटेंडेंट के मुताबिक मेरे ऊपर इस वक्त शदीद दबाव था। मैंने ये कहकर इनकार कर दिया, सर आपका फ़ोन का कोटा ख़त्म हो चुका है। ये बोले आप मुझे अपना मोबाइल दे दें, मैं आपके सामने फ़ोन करके सिर्फ खैरियत मालूम करूँगा। ये आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने ये कहकर फिर माजरत कर ली, सर मेरा फ़ोन सरकारी है, मैं ये किसी मुल्ज़म को नहीं दे सकता। ये खामोश हो गए। दोपहर को अचानक बेगम साहिबा के इंतकाल की खबर आ गई। मेरे हाथ पांव फूल गए और मैं घबराया हुआ इनके सेल में गया। इन्हें ये बुरी खबर सुनाई। ये सर झुकाकर विरद करने लगे और फिर पूछा क्या मरियम को इतला हो चुकी है। मैंने इनकार में सर हिला दिया। ये बोले वो अकेली है, आप अगर इजाज़त दें तो ये इतला मैं इन्हें खुद दे दूं ताकि उन्हें तसल्ली भी दे सकूं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। ये मेरे साथ मरियम नवाज़ के सेल में गए, उन्हें इतला दी और इनके बोलने, चीखने या दुहाई देने से पहले कहा, बेटा किसी को बद्दुआ नहीं देनी, ये बस हमारा नसीब था। ये फ़िक्रा सीधा मेरे दिल में लग गया। ये दूसरे लोगों को इज़्ज़त देते और माफ़ कर देते हैं। ये दोनों वो खूबियाँ हैं जो शायद अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। चुनाचा ये बदनसीबी के हर बेलने से बच भी जाते हैं और बार बार निकाले जाने के बावजूद इक़्तिदार में वापस भी आ जाते हैं। मेरी ये लड़ाई है। ये इस वक्त लंदन में है और ये हकीकत है। ये डील के ज़रिए लंदन गए थे। डील मियाँ शहबाज शरीफ ने की थी। ये हॉस्पिटल में अपने बड़े भाई से मिले थे, इनकी मिन्नत की थी और इनसे कहा था कि आप लंदन चले जाएं, अपना इलाज कराएं। मियाँ नवाज शरीफ बाहर नहीं जाना चाहते थे, ये जेल में रहना चाहते थे, लेकिन फैमिली ने दबाव डाला और ये पार्टी छोटे भाई के हवाले करके लंदन चले गए। ये उस दौर में सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन ये समझते हैं कि इमरान खान के दौर में शरीफ फैमिली के ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुकदमे नहीं बनना चाहिए थे। ये शहबाज शरीफ की बेटियों के ख़िलाफ़ मुकदमों पर दुखी हो गए। उन्होंने पार्टी को वापस अपने हाथ में लेने का फ़ैसला किया। ये लंदन में हसन नवाज़ के दफ्तर में बैठने लगे और सियासी राब्ते शुरू कर दिए। उस वक़्त उस दौरान शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हुए, PDM बनी।
مریم نواز سامنے آ رہی اور سیاسی لیڈر کی حیثیت سے ڈیولپ ہونے لگی۔ پارٹی کے سینئر قائدین کا خیال تھا کہ کلثوم نواز صاحبہ نے انتقال سے پہلے میاں نواز شریف سے مریم نواز کو وزیر اعظم بنوانے کا وعدہ لیا تھا۔ میاں محمد نواز شریف نے گجرانوالہ کے جلسے میں 2018 کے الیکشنز کے دھاندلی کے ذمہ داروں کے نام لینا شروع کر دیے۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف اور خواجہ آصف کے درمیان بھی تلخی پیدا ہو گئی تھی اور دونوں کے درمیان رابطے کمزور پڑ گئے تھے۔ اس دوران پی ڈی ایم چلتی رہی ہے، لیکن یہ مارچ 2021 میں ٹھس ہو گئی۔ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان شروع دن سے اسمبلیوں سے استعفے دینا چاہتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی وقت مانگتی رہی۔ وقت کے اس لین دین میں آصف علی زرداری کی ڈیل میچور ہو گئی۔ اس دوران پی ڈی ایم عملاً فوت ہو گئی، جس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کی نظریں 2023 کے الیکشن پر تھی۔ لیکن نون لیگ کے اس وقت کے سینئر رہنماؤں کا خیال تھا پارٹی پر اگلے 6 ماہ بہت مشکل ہوں گے۔ حکومت تمام بڑے رہنماؤں کو جھوٹے سچے مقدموں میں جیلوں میں پھینک رہی ہے۔ تاہم میاں محمد نواز شریف کو اس وقت ایک خطرہ تھا کہ عمران خان کسی بھی وقت 2-3 گھنٹے کی طویل تقریر کرنے کے بعد اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس وقت عمران خان جان بوجھ کر ملک کو مافیاز نے گھیر رکھا ہے کا بیانیہ تخلیق کر رہے تھے تاکہ یہ الیکشن کرا سکے۔ نواز شریف سمجھتے ہیں ملک میں جب تک اداروں کے درمیان عمرانی معاہدہ نہیں ہوتا، عدلیہ اور میڈیا آزاد نہیں ہوتے، ادارے اپنی اپنی حدود میں رہنے کا فیصلہ اور وعدہ نہیں کرتے، ملک میں اس وقت تک کسی الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میاں نواز شریف کا خاندان کیوں روز سڑکوں پر بے عزت ہو رہا ہے؟ صرف اس رقم اور اس زندگی کے لیے جس کے بارے میں دنیا کا کوئی شخص کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت قبر کی رات اور آخری سانس کو نہیں ٹال سکتی، اور جب آخری سانس کا وقت آئے گا تو پھر آپ لندن ہوں یا پھر لاہور، آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اگر اللہ کو آپ کی زندگی منظور ہے تو پھر اگر آپ کو پھانسی پر بھی لٹکا دیا جائے تو بھی آپ زندہ رہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ جس دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس دن آپ کی ساری دولت برطانیہ ضبط کر لے گا، آپ کے خاندان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ میاں صاحب عزت کے ساتھ زندگی گزاریں، آبرو کے ساتھ زندہ رہیں۔ آپ جو زندگی گزار ہیں وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ کوٹ لاکھ پاتی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ آج آپ اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے چور اور ڈاکو کے نعرے سن رہے ہیں، آپ اپنی خواتین کے ساتھ سڑک پر نہیں نکل سکتے۔ میاں صاحب اس دولت اور اس زندگی کا کیا فائدہ جو آپ کو عزت نہ دے سکے، جس کے ہوتے ہوئے آپ کو اپنا منہ چھپانا پڑ جائے۔ ملک میں تاریخ آپ کا انتظار کر رہی ہے، اسے مایوس نہ کریں۔ اپنے اور اپنے خاندان کو فخر اور عزت سے محروم نہ کریں، یہ ذلت ہے، یہ آپ کی شایان شان نہیں۔